हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल जियोग्राफी एग्ज़ाम गुरु। आप सभी का मेरे चैनल पर वेलकम है। तो मैं आप लोग को बीपीएससी के लिए जो है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो उनका माध्यमिक विद्यालय में स्पेशली सोशल साइंस है मॉडल प्रैक्टिस सेट उनके लिए करवा रही हूँ। तो देखिए, जो पार्ट 1 है, भाग 1 है, वो सामाजिक विज्ञान 80 अंक के होंगे। भाग 2 40 मार्क्स के होंगे। तो देखिए, प्रैक्टिस सिर्फ 5 है। इसके पहले का भी मैंने कराया, आप नहीं देखिए हैं तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, आत्माराम, ज्योतिबा फूले या महात्मा गांधी? तो देखिए, इसमें से जो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना प्रभावी हुआ कि बिहार के निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेज राज कई महीनों तक गायब हो गया था। कहाँ? पटना, साहिबगंज, बढ़ई या मुजफ्फरपुर? तो देखिए, इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ई। बढ़ई जो है मुंगेर में पड़ता है। ठीक है। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है। 7 ने शीशे के सिक्के ढलवाए। गुप्त शासकों ने रूटियक नामक चांदी के सिक्के ढलवाए। भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा आरंभ किया गया था। तो सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। मुगल चित्रकला में किस शासक का युग स्वर्ण युग कहा जाता है? तो देखिए, मुगल चित्रकला में पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा जहांगीर। किसका कहा जाता है? जहांगीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन, गांधी जिन्ना वार्ता, शिमला कॉन्फ्रेंस एंड कैबिनेट मिशन। ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? मिलान करना है। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन 1942 को आया था। ठीक, क्रिप्स मिशन का हो जाएगा 1942। तो इसको मिलाइए 1942 से। गांधी जिन्ना वार्ता ये 44 में हुआ था, 1944। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुआ था। और कैबिनेट मिशन जो है 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम था? वित्त मंत्री का क्या नाम था? लियाकत अली खां। ठीक है, नेहरू के अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री लियाकत अली खां थे। किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि को प्रारंभ किया था? सहायक संधि को किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। नेक्स्ट है, पुस्तक के नाम और लेखक। गुलशन ए इब्राहिमी। ठीक है, तो देखिए, गुलशन ए इब्राहिमी जो है मोहम्मद कलीम फरिश्ता। ठीक है, मोहम्मद करीम फरिश्ता जो है इन्होंने लिखा था। तो इसका हो जाएगा 4 नंबर। तारिख ए फिरोज शाही। ठीक है, बर्नी। तारिख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी। मोहम्मद उद तवारिक। मोहम्मद उद तवारिक का होगा अब्दुल कादिर बदायूनी। तो इसका हो जाएगा मुंताक उद तवारिक का अब्दुल कादिर बदायूनी। और अकबरनामा का हो जाएगा अबुल फजर, यानी ऑप्शन नंबर 2। 4 3 2 1। तो देखिए, भारत में जो पुर्तगाली व्यापार है ना, ये 1503 में आया था। ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1600 में आई थी। उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1664 में, 1664 यानी ये वाला। एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आई थी, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? उसका नाम क्या है? तो देखिए, यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद्य एवं पद्य दोनों का रचना किया गया। भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सोहरावर्दी
पंथ की स्थापना की है? तो देखिए जो है बहाउद्दीन जकरिया जो है इन्होंने सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की। देखिए बगदाद के शिक्षक, ठीक है, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, जिसको सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले सुदृढ़ तथा लोकप्रिय बनाने का मुख्य श्रेय उसके शिष्य बहाउद्दीन जकारिया तथा जलालुद्दीन तवारिजी को है। सुहरावर्दी का मुख्यालय मुल्तान था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए तो क्या मुख्य उद्देश्य था? एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण। नेक्स्ट, राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका जो है ये हो जाएगा मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना, यही मेन उद्देश्य था। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाए और नीचे दिया था। तो देखिए बाजार की कीमतों में सुधार, पृथ्वीराज चौहान की पराजय, राजधानी का स्थानांतर और कुतुब मीनार का निर्माण, ठीक है। तो इसको सजाना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी पहले 2, 4, 1। पृथ्वीराज चौहान की पराजय, कुतुब मीनार का निर्माण, पहले होगा पृथ्वीराज चौहान की पराजय, कुतुब मीनार का निर्माण, बाजार कीमतों में सुधार, और उसके बाद हो जाएगा राजधानी नियंत्रण, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका ईस्वी नहीं दिया है, इसका ईस्वी जो है ये भी जान लीजिए। तो सबसे पहले जो हुआ था पृथ्वीराज की पराजय, ये आपका हुआ था 1192 में, ठीक है। 1192 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान की तराइन का द्वितीय युद्ध में, 92 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, तब पराजय हुआ था। और कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये कुतुबुद्दीन ऐबक यानी इल्तुतमिश के समय हुआ था। बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था, और राजधानी का स्थानांतरण ये मोहम्मद बिन तुगलक ने कब दिया था? 1327 में, ठीक है, 1327 में दिया था। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो ने क्या लिखा है? देखिए इसमें भी मिलान करना है। अमीर खुसरो का हो जाएगा तुगलकनामा, ठीक है। इब्न बतूता रेहला, ठीक है, इब्न बतूता का हो जाएगा रेहला 4 नंबर। मिन्हाज सिराज का होगा तबकाते नाशरी। उसके बाद जियाउद्दीन बर्नी का क्या हो जाएगा? तारीख़ फ़िरोज़ शाही 1 नंबर, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट है तुर्क शासक शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? तो देखिए ये जो है 2 नंबर तराइन का द्वितीय युद्ध जो है कब हुआ था? 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को परास्त किया, किंतु पुनः तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान का क्या की थी? पराजित किया था, यानी जो है तो ये हो गया तराइन का द्वितीय युद्ध में हुआ था। कुषाण काल में मथुरा मूर्तिकला का एक प्रमुख केंद्र था। यह मूर्तिकला किस पत्थर से बनाई जाती थी? तो किस पत्थर से बनाई जाती थी? देखिए लाल बलुआ पत्थर से, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए और दिए गए कूट का उपयोग करते उपयोग विकल्प का चयन कीजिए। पहले कनिष्क का राज्याभिषेक, कलिंग का युद्ध, चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल और अशोक की मृत्यु, ठीक है। तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था ये आपका हुआ था 261 ईसा पूर्व, ठीक है। अशोक की मृत्यु कब हुआ था? अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व। कनिष्क का राज्याभिषेक जो है 78 ईस्वी में हुआ था, संवत में। और चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल जो है क्या था? 375 से 414। तो उस हिसाब से जो पहला होगा कलिंग युद्ध, फिर अशोक की मृत्यु, कनिष्क का राज्याभिषेक और चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल, यानी ऑप्शन नंबर 4, 2, 4, 1, 3। अब देखिए यहाँ भी फिर दिया है
लॉर्ड डलहौजी ने क्या दिया था? उत्तराधिकार अपहरण। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने उत्तराधिकार अपहरण सिद्धांत दिया था। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशायद शासन, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशायद शासन दिया। लॉर्ड कर्जन जो है ये बंगाल विभाजन से संबंधित है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है ये सती प्रथा। ठीक है, तो यानी इसका 3 नंबर सती प्रथा से सम्मिलित है। जो ये सती प्रथा जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग का उन्मूलन कितना 1828 हो जाएगा। तो उस हिसाब से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासन काल में हुआ था? तो देखिए दोहरा शासन का जो अंत हुआ था ना ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। देखिए द्वैत शासक के जनक जो है ये लियो कार्टिस को माना जाता है। द्वैत शासक का अगर जनक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? लियो कार्टिस को माना जाता है। इसकी शुरुआत बंगाल में 1765, ठीक है 1765 ईस्वी से माना जाता है। इसके अंतर्गत कंपनी ने दीवानी और निजाम के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास ही थी। लेकिन अंत लॉरेन हेस्टिंग है। दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा? किस परिवार के पास रहा था? नीलकंठ नागर और एक गुजराती ब्राह्मण। नीलकंठ नागर एक गुजराती ब्राह्मण दीवान का पद अवध राज्य में इनके पास में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें देखिए मिलान करना है। शूरसेन, ठीक है शूरसेन का क्या हो जाएगा? मथुरा। शूरसेन मथुरा। गांधार का हो जाएगा तक्षशिला। कौशल का होगा अयोध्या। वैशाली का होगा बज्जी संघ। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो गया 3, 2 1 3 4, यानी आपका सूर्यसेन का हो गया मथुरा। गंधार का हो गया तक्षशिला। कौशल का हुआ अयोध्या। वैशाली का हो गया आपका बज्जी संघ। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फर खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम था, उस पार्टी का क्या नाम था? खुदाई खिदमतगार। जो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फर खान ने पठानों की जो पार्टी बनाई थी उसको खुदाई खिदमतगार कहते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, और 1897 में की थी। 1897 में की थी। ठीक है, 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संधि में मिली? तो किस संधि में मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से दीवार फांदकर फरार हो गए और भूमिगत होकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल का। सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह शुक्र है। ठीक है, और कथन शुक्र ग्रह का सघन वायुमंडल पाया जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, बोल रहा है कि क्या है, तो ए और आर दोनों सत्य, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह शुक्र जो है ग्रह शुक्र है, यह पृथ्वी के निकटतम भी है तथा सबसे चमकीला भी है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। इसके वायुमंडल में मुख्य कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 90 से 95% तथा अन्य गैसें नाइट्रोजन, जलवाष्प तथा अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन होने से निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण संभव है? देखिए तो जो आधार तल में ऋणात्मक अगर परिवर्तन हो रहा है तो संरचनात्मक सोपान बनेगा। क्या बनेगा? संरचनात्मक सोपान। निम्नलिखित में से कौन सी एक धारा अन्य धाराओं से भिन्न है? ब्राज़ील की धारा, लेब्राडोर फॉक की धारा या कनारी की धारा? तो देखिए जो भिन्न है ना वो 1 नंबर हो जाएगा, ब्राज़ील की धारा। ठीक है, ब्राज़ील की धारा, लेब्राडोर की धारा, फॉकलैंड, कनारी इससे भिन्न है। लेब्राडोर, फॉकलैंड और कनारी की धारा जो है ये क्या है? ये तीनों ठंडी जलधारा है, जबकि ब्राज़ील की धारा गर्म जलधारा। ये सभी धाराएं कहाँ हैं? अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। अब है दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया,
दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक। और यहाँ पे उससे मिलान करना है, यानी दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका का क्या है, दक्षिणी अफ्रीका का वेल्ड हो जाएगा। दक्षिणी अफ्रीका में क्या कहते हैं, वेल्ड। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का होगा डाउन, ऑस्ट्रेलिया डाउन। दक्षिणी अफ्रीका वेल्ड। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का हो जाएगा पम्पास, अमेरिका पम्पास। और उत्तरी अमेरिका का हो जाएगा प्रेरी, उत्तरी अमेरिका प्रेरी। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताए जहाँ में भूकंप प्राय आता है। तो भूकंप जो प्राय आता है वो कहाँ पे है, कच्छ है, अरावली पर्वत, ओडिशा तट या गोवा। तो कच्छ हो जाएगा। सूची 1 और 2, बहुउद्देशीय योजना और नदियाँ, ठीक है। तो बहुउद्देशीय योजना में हीराकुंड किस नदी पे है, हीराकुंड जो है ये महानदी पर है। सरदार सरोवर ये नर्मदा नदी पर है। राणा प्रताप सागर, ठीक है, ये चंबल नदी पर है, राणा प्रताप सागर। और नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर किस पे है, कृष्णा नदी पर है। यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, कोरोमंडल तट का विस्तार है। कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ है, तो देखिए कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक, भारत का पूर्वी जो ये इसका विस्तार जो है ये कहाँ है, कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक, कोरोमंडल का, ठीक। और ये जो गोलकुंडा है ना, गोलकुंडा का जो है ये आपका हो गया कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक, ठीक है। गोलकुंडा का है कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक। उसके बाद उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट का हो जाएगा गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। भांगर मिट्टी कहाँ मिलती है, तो देखिए भांगर जो है ये पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में भांगर मिलती है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, जो नहीं है ना वो है सकाई जापान, बाकी तीनों सेमांका कांगो, ठीक है, मसाई पूर्वी अफ्रीका, बद्दू कीनिया और सकाई का यहाँ पे जापान दिया है, जबकि सकाई का होगा मलाया प्रायद्वीप और मलेशिया। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो ये हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी जो है ना महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास पश्चिमी घाट ढलानों से निकलती है। नेक्स्ट है 36, कौन सा देश खनिज तेल का निर्यातक नहीं है, तो जो चीन है ना ये खनिज तेल का निर्यातक नहीं है। वेनेजुएला, इंडोनेशिया और कुवैत ये निर्यातक है। अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित तीर्थ है। अलकनंदा एवं भागीरथी के पर कौन सा स्थित है, तो इसका आंसर होगा देवप्रयाग। अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित तीर्थ क्या है, देवप्रयाग है। भारत में सॉरी फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 38, भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है, उत्तर प्रदेश। यह विश्व का लगभग 40% गन्ना उत्पादन करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद तब आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, देन 3 नंबर में होगा तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक होगा। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो पाए जाएंगे ना ये उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास का जो प्रदेश है जिनका विस्तार 5 डिग्री, ठीक है, 5 डिग्री से 20 डिग्री, 5 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है। इस घास प्रदेश में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे सर्वाधिक है, इसलिए इस प्रदेश को विश्व का प्रसिद्ध चिड़ियाघर भी कहा जाता है। अगर पूछ सकता है आपको विश्व का प्रसिद्ध चिड़ियाघर किसको कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र को, ठीक है। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है, देखिए देश के कुल खनिज उत्पादन का बिहार में है 36%, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग क्या हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो मॉस्को व्लादिमीर से लाइन से शुरू होती है
जिसकी लंबाई ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का जानते हैं 9,289 किलोमीटर है और यह दुनिया की सबसे लंबी और सबसे व्यस्त रेलवे लाइनों में से एक है। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42 में सूची दिया है ना नदियाँ और उनकी सहायक, तो कृष्णा नदी। ठीक, अब यहाँ भी आपको मिलान करना है। कृष्णा की सहायक नदी क्या हो जाएगा? भीमा। ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा का क्या हो जाएगा? तीस्ता। ब्रह्मपुत्रा का तीस्ता। ऐसे तो कृष्णा का सहायक नदी में भीमा है, तुंगभद्रा होगा, मूशी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, ये सब कृष्णा का है। उसके बाद आता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का आपका था दिवांग, लोहित, सेशरी, नोआ, दिहांग, मानस, तीस्ता, ये सभी कहाँ का है? ब्रह्मपुत्र। गोदावरी, गोदावरी का इंद्रावती। गोदावरी का क्या होगा? इंद्रावती। यमुना का चंबल, चंबल और बेतवा केन। बेतवा और केन भी यमुना की ही सहायक नदी है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। निम्नलिखित कथनों पर फिर आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पवन इस प्रदेश के ऊपर से नहीं बहती। तो इसमें जो है ए सत्य है, परंतु आर जो है वो गलत है। ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पवन की पेटी ध्रुवों की ओर खिसक जाती है, जिसके कारण यह प्रदेश वाणिज्य हवाओं के प्रभाव में आ जाता है। चूने की चट्टान पर अपक्षय की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कहलाती है। चट्टानों के अपने ही स्थान पर कमजोर होने, टूटने, सड़ने, विखंडित होने को अपक्षय कहते हैं। कारकों के आधार पर अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं। एक होगा भौतिक, रासायनिक एंड जैविक, जिसको प्राणीवर्गीय अपक्षय भी कहते हैं। मसाई आदिम जाति का मूल निवास स्थान है, तो ये इसका मूल स्थान कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका का सवाना घास का क्षेत्र। मसाई जनजाति का जो है मूल पूर्वी अफ्रीका का सवाना घास क्षेत्र है। देखिए, मसाई जनजाति जो है टंगानिया, केनिया, पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें मेडिटेरेनियन और निग्रोइड प्रजाति के मिश्रण की झलक दृष्टिगत होती है। ये लोग झोपड़ियों में रहते हैं, जिन्हें क्रॉल कहा जाता है। ये गाय को पवित्र मानते हैं और यहाँ के पुजारी लेबोन कहलाते हैं। यहाँ के पुजारी को क्या कहते हैं? लेबोन। नेक्स्ट है 46। मानव एक यातायात नियंत्रक के समान है, जो प्रगति की गति को बदल सकता है, दिशा को नहीं। यह कथन संबंधित है। नेक्स्ट है मानव एक यातायात नियंत्रक के समान है, जो प्रकृति की गति को बदल सकता है, दिशा को नहीं। यह कथन संबंधित है। यह कथन किससे संबंधित है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा नव निश्चयवाद से। नेक्स्ट है टोरा जनजाति का निवास क्षेत्र है। टोरा जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर होगा 1 इलायची एवं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। टोरा जनजाति का निवास इलायची एवं नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। भारत में चीनी उद्योग का स्थानीयकरण उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है। इस कथन का मुख्य कारण क्या है? गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज। गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज। उसके बाद है ग्रेनाइट, ग्रेबो, बालू का पत्थर और शैल। यहाँ पे क्या करना है? रूपांतरित चट्टान दिया हुआ है और उसको मिलान करना है। तो ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट क्या है? नीश। ग्रेनाइट का हो जाएगा नीस। ग्रेवो, ग्रेबो का होगा सर्पेंटाइन। ग्रेबो, सर्पेंटाइन। बालू का पत्थर, इसका रूपांतरित चट्टान है। बालू का पत्थर से क्या बनेगा? क्वार्टजाइट। और सैल से स्लेट। सैल, स्लेट। ऑप्शन 3। नेक्स्ट फिर है विसुवियस, ठीक है, इटली। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। विसुवियस इटली से सुमेलित है। एरेवस, ठीक है, ये सारा क्या है? ज्वालामुखी है। एरेवस का क्या हो जाएगा? अलास्का दिया हुआ है। तो जो सुमेलित नहीं है वो है ये
एरेवस अलास्का, ये सुमलेत नहीं है। विशुवियस इटली सही है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर। मोनालोआ हवाई द्वीप, ये सही है। ठीक है, और यहाँ जो है एरेबस का होगा आर्कटिक में रॉस। ठीक है, आर्कटिक में रॉस हो जाएगा एरेबस का। मोनालोआ का तो खैर हवाई द्वीप होगा ही। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था, पहला 51। कौन सी योजना 100 दिन का रोजगार दिलाती है? तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो है 100 दिन का रोजगार दिलाती है, और ये सितंबर 2005 में अधिनियमित किया गया। नेक्स्ट है 52। किसी वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होने पर उसकी मांग हो जाती है अधिक लोचदार। यदि किसी वस्तु का वैकल्पिक प्रयोग होने पर उसकी मांग जो है अधिक लोचदार हो जाएगी। देखिए, मूल्य में परिवर्तन की अनुक्रिया में किसी वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन को मांग का लोच कहते हैं। वस्तु लोचदार या बेलोचदार हो सकती है। मार्शल, जोन्स, रॉबिन्सन, सैमुअल्सन तथा हॉल्ट आदि इनसे संबंधित अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने लोचदार के बारे में दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्री और सिद्धांत। तो W.S. जेवेंस, इन्होंने जो है सूर्य के धब्बे का सिद्धांत, W.S. जेवेंस ने सूर्य के धब्बों का सिद्धांत दिया है। हॉयक अतिनिवेश का सिद्धांत दिया है। ठीक है, 3 नंबर अतिनिवेश का सिद्धांत। हॉट्रे J.R. हिग्स। ठीक है, हिग्स जो है ये गुणक त्वरक अंतःक्रिया, हिग्स गुणक त्वरक अंतःक्रिया, और हॉट्रे मौद्रिक, हॉट्रे दिया है मौद्रिक सिद्धांत। 1 नंबर हॉट्रे मौद्रिक, J.R. हिग्स गुणक त्वरक अंतः प्रक्रिया सिद्धांत, यानी इसका ऑप्शन होगा 1। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, मांग वक्र कीमत उपभोग वक्र से व्युत्पन्न किया जा सकता है। मांग वक्र कीमत उपभोग वक्र से व्युत्पन्न किया जा सकता है, ये सही है। नेक्स्ट है उत्पादक निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में उत्पादन के मूल्य और गुणवत्ता के संदर्भ में मनमाना व्यवहार कर सकते हैं? ठीक है, तो देखिए इसका जो होगा वो होगा एकाधिकार। एकाधिकार में जो है उत्पादक किसी प्रकार के बाजार में उत्पादन के मूल्य और गुणवत्ता के संदर्भ में मनमाना व्यवहार कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटक विकासोन्मुख राजकोषीय नीति का भाग नहीं है? तो जो भाग नहीं है, पहला है बजट नीति, ऋण नीति, बैंक दर और व्यय नीति। तो बैंक दर नहीं होगा, बजट नीति, ऋण नीति और व्यय नीति ये सभी होगा। राजकोषीय नीति का भाग जो है संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता, आर्थिक विकास, यानी सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण, हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक प्राप्तियों के अंतर्गत पूंजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? सार्वजनिक उद्योग और सेवाओं से आय, तो ये जो है सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेश, विदेश ऋण और ऋण अदायगी से प्राप्त, ये सभी सम्मिलित है। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेश जो है विदेशी ऋण एवं ऋण अदायगी से प्राप्त प्राप्तियों को पूंजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित होता है। वहीं सार्वजनिक उद्योग और सेवाओं से प्राप्त आय से के राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है विभेदात्मक एकाधिकार की स्थिति में यदि MR1 ग्रेटर है MR2 हो तो एकाधिकार क्या होगा? तो एकाधिकार दूसरे बाजार का उत्पादन कम करके पहले बाजार में अधिक बिक्री करेगा। ठीक है, दूसरे बाजार का उत्पादन कम करके पहले बाजार में अधिक बिक्री करेगा। नेक्स्ट है 59।
यदि देश में बेरोजगारी है तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप क्या होगा? कीमत स्तर में वृद्धि होगी, कीमत स्तर में कमी होगी, मुद्रा का प्रचलन वेग अधिक हो जाएगा। इस संबंध में यह नियम लागू नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस संबंध में यह नियम लागू नहीं होगा। यदि देश में बेरोजगारी है तो मुद्रा के परिमाण के अनुसार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप कोई असर नहीं होता है। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी? अगस्त 1996 में। ठीक है, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना जीवी रामकृष्ण की अध्यक्षता में अगस्त 1996 में की गई थी। जीवी रामकृष्ण की अध्यक्षता में। विनिवेश विभाग का गठन 1999 में किया गया, लेकिन विभाग का जो गठन है वो 1999 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था कहाँ? तो कब किया गया था? सन 1952 ईस्वी में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ जो है 1952 ईस्वी में किया गया था। इस कार्यक्रम का आरंभ इसलिए किया गया था ताकि अधिक नियोजन एवं सामाजिक पुनरुत्थान की राष्ट्रीय योजनाओं के प्रति देश की ग्रामीण जनता में सक्रिय रुचि पैदा की जा सके। केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो देखिए, ये जो किया गया है ना, ये 7वीं अनुसूची है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य शक्ति के बंटवारे से संबंधित 3 सूचियां दी गई हैं। संघ सूची 97 उसमें विषय है, राज्य सूची उसमें 61 विषय है, और समवर्ती सूची उसमें 52 विषय है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, भारत संघात्मक, ऑस्ट्रेलिया संघात्मक, अमेरिका संघात्मक, ब्रिटेन संघात्मक। जो तो यहाँ पे जो है कौन सा नहीं है? 4। ब्रिटेन संघात्मक नहीं बल्कि एकात्मक होगा। लोकपाल विधेयक बिल अपने देश में पारित हुआ था कब? तो सन 1990 में। सन 1990 ईस्वी में लोकपाल बिल पारित हुआ था। भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु 2 विशेष प्राधिकारियों लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। लोकपाल विधेयक बिल 1990 में पारित हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, संविधान का 14वें भाग, ठीक है, 14वें भाग में अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315 से 323, अनुच्छेद 315 से 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा की गई है। इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद धारण करते हैं। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये के.टी. शाह का है। किनका है? के.टी. शाह का। के.टी. शाह ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है? ठीक है, तो ये 355 भारतीय संविधान के 355 अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। देखिए, अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हर राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से बचाए। यह सुनिश्चित करे कि हर राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है। अनुच्छेद 355 जो है वो भारत का संविधान का भाग 18, ठीक है, भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360, ठीक है, 352 से 360 तक निहित आपातकालीन प्रावधानों का हिस्सा है। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे, कौन थे?
देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा BN राव। संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस सभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और HC मुखर्जी को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया। ठीक है, और सर BN राव को सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का प्रतिपादन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है। अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यह कथन है, ये किसका है? TH ग्रीन का। राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, ये TH ग्रीन का। राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों से मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4। कितने? 4। प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था? किसने विकसित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को जवाहरलाल नेहरू ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम गणपूर्ति जो है समस्त सदस्य का 1/5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? समस्त सदस्य का 1/, नहीं, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 होगा। 1/5 नहीं, 1/10 होना चाहिए। संसद के किसी सदन के बैठने के लिए न्यूनतम गणपूर्ति जो है समस्त सदस्य का 1/10 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है। तो ये जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा जो है ये किससे संबंधित है? तो लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से। ये जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से संबंधित है। संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होगी? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति या राज्यसभा के प्रति? तो इसका जो हो जाएगा वो होगा 3 नंबर, लोकसभा के प्रति। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार संघीय कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य हैं? तो देखिए ये 78वां संविधान का अनुच्छेद 74, ठीक है, में यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होंगे? स्थगित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अनुच्छेद 358 जो है 358 के अनुसार जब किसी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19, ठीक है, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल जो अधिकार है स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? ठीक है, तो क्या महत्व है? इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। देखिए अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में या समाधान हो जाने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। आपात उद्घोषणा की जो अवधि है वो 2 मास होती है। सर्वप्रथम 20 जुलाई
1951 में, ठीक है, 20 जुलाई 1951 में राज्य पंजाब राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया, ठीक है, कहाँ पे? पंजाब में किया गया था सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है? तो ये जो किया गया ना पंचायती राज, ये 73वां होगा। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9, ठीक है, भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से 9 तक कुल 16 अनुच्छेद है तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया। अनुसूची क्या है? भाग 9 है, अनुसूची 11 है। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक क्या है? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था। तो कब किया था? तो देखिए इसका आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था, ठीक है। तो ये किस में लिखे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, हिंद स्वराज, ठीक है, हिंद स्वराज में कहा है। कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा दीफू, ठीक है। दीफू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की विवादित त्रिबिंदु सीमाओं के क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। दीफू दर्रा का भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। यह मैकमोहन रेखा पर स्थित है। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें डैश सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे? तो इसमें आंसर इसका होगा 3। कितने सदस्य शामिल थे? 3 सदस्य शामिल थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये भारत सचिव थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और एवी अलेक्जेंडर जो थे ये एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड और नौसेना मंत्री थे। नेक्स्ट है, गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के समय में डैश के समय के पश्च अंतराल है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा 2 घंटे। कितने का? 2 घंटे। भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो अध्यक्ष कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका हर्षवर्धन। कौन? हर्षवर्धन। इंटरनेट में डैश का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग, ठीक है, पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना डैश देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की जाती है। तो इसका होगा 200, ठीक है, 200। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें डैश में चली जाती है। तो जो डिलीट की गई फाइलें हैं वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये जो की गई थी 1 जनवरी 2017 को की गई थी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को की गई थी। 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4, 300A, ठीक है। किसको प्रभावित किया था? 300A को प्रभावित किया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटाकर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे एक कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत की जो जनसंख्या घनत्व है ये कितना है? 382, ठीक है,
382 व्यक्ति प्रति वर्ग है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को डैश वर्ष में अंगीकृत किया था? किस वर्ष में अंगीकृत किया था? 1940 में। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष 1940 में, ठीक है, 1940 23 मार्च 1940 को जो है प्रस्तावित किया था। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए, जो बोला कि वृद्धि भी करता है और पत्तियों के मुरझाने में इनका ये है, तो होगा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक अम्ल जो है ABA पौधों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और ये प्रमुख वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। यह पौधों के विकास में बाधक होता है तथा साथ ही बीज के अंकुरण और पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। यह पौधों का बाह्य त्वचा के रंध्रों को बंद करने के लिए उत्तरदायी होता है। यह पादप को प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों का सामना करने में सहायता करता है, अतः इसे तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। एब्सिसिक एसिड को तनाव हार्मोन भी कहते हैं। अब देखिए, अब मैथ आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है एजरा कप। ठीक है, 101 में है। एजरा कप जो है किस खेल से संबंधित है? एजरा कप जो है ये पोलो से संबंधित है। किससे संबंधित है? पोलो से। एजरा कप भारत में कलकत्ता पोलो क्लब द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाला एक लोकप्रिय पोलो टूर्नामेंट है। यह दावा किया जाता है कि यह आधिकारिक रूप से आयोजित होने वाली पहली पोलो टूर्नामेंट है। पहले एजरा कप टूर्नामेंट का आयोजन 1880 में किया गया था। कब किया गया था? 1880 में। ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध या खुशहाल नहीं हो सकता है जिसके सदस्यों का काफ़ी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में हो। उपरोक्त कथन किसका है? तो देखिए, उपरोक्त कथन जो है ना, ये किसका है? एडम स्मिथ। ठीक है, अब इन्होंने अपनी रचना वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में लिखा था। 1776 में एडम स्मिथ ने कहा था, कोई भी समाज जो है निश्चित रूप से तब तक समृद्ध और सुखी नहीं हो सकता जब तक उसकी आबादी एक बड़ा हिस्सा गरीब और दुखी है। दूसरा कथन भी उनका था कि पूंजीवाद के संदर्भ में था, तर्क था, उच्च उत्पादकता से जुड़ा हुआ था। उनका मानना था कि किसी देश या समाज की सार्वभौम समृद्धि को आगे बढ़ाने में समाज के निचले तबके यानी श्रमिक वर्ग का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तनों के विकास में मदद करता है? तो देखिए, पौधों के तनों के विकास में जो मदद करता है वो है जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है जो विभिन्न विकास प्रक्रियाओं को विनियमित करते हैं, जिनमें तना का वृद्धि, अंकुरण, सुतपता, फूल एवं पौधों की जीर्णता जो है शामिल है। यह हार्मोन ऑक्सिन द्वारा नियंत्रित होता है। जिब्रेलिन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑक्सिन के द्वारा। ऑक्सिन पौधों में कोशिकीय विकास, विभेदन और विस्तार को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में डैश द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 3 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति दी गई थी। इसने संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। नेक्स्ट है, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समयावधि कितनी होती है? तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा का जो है हो जाएगा 29 दिन से थोड़ी अधिक। ठीक है, क्योंकि 29 दिनों से थोड़ा अधिक पूर्णिमा और उसी चरण की अंगुली पुनरावृत्ति के बीच का समय अंतराल औसत लगभग 29.53 दिनों का होता है। इसलिए उस चंद्र कैलेंडरों में जिनमें प्रत्येक अमावस्या के दिन से शुरू होता है,
पूर्णिमा चंद्र मास के 14वें या 15वें दिन पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिक के जनक के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, जो ग्रेगर मेंडल है, ग्रेगर मेंडल, इनको आनुवंशिक के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1856 से 63 के बीच किए गए मटर के पौधों के अपने प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने वंशानुक्रम और मूलभूत नियमों की खोज की थी। ठीक है। डैश आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को। भारत छोड़ो 1942। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसे महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में आरंभ किया गया था। यानी 8 अगस्त को ये जो है शुरू हुआ था। ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण नेताओं को ब्रिटिश भारत की सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। मान लीजिए यदि वर्ष 2018 में तो ये मैथ आ गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? ठीक है। तो किसमें? देखिए, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश की जो शक्ति है वो संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर होती है और यह तत्काल लागू हो जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था जिसे जरीन कलम गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, किसको किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। कौन था वो? मोहम्मद हुसैन को जरीन कलम के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये जो है दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन से संबंधित है। ठीक है। भारतीय संविधान का दूसरी अनुसूची में ये सारे है, भारत का राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सभी। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौर और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से डैश द्वारा जुड़ी हुई है? तो कुल्लू घाटी से रोहतांग दर्रे द्वारा जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? रोहतांग दर्रा जो है कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। ये हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी छोर पर एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी छोर पर है। ठीक है, रोहतांग दर्रा। जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो कैरोलस लीनियस ये एक स्वीडिश वनस्पतिक और चिकित्सक और जीव विज्ञानी थे जिन्होंने द्विपद नामकरण जो है कि आधुनिक अवधारणा की नींव रखी थी। ठीक है। प्राकृतिक प्रजाति और जीव के प्रजाति को परिभाषित करने और उनके नामकरण के लिए एक समान प्रणाली वाले बनाने के लिए सिद्धांत को तैयार करने वाले यह विश्व के प्रथम व्यक्ति थे। उन्हें आधुनिक वर्गीकरण मतलब मॉडर्न टैक्सोनॉमी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। कौन? कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहते हैं, कैरोलस लीनियस को। ठीक है। नेक्स्ट है, एक सुक्रोज अणु में डैश कार्बन परमाणु होते हैं? सुक्रोज अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो देखिए 12। कितने होते हैं? 12। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? ओजोन परत की जो मोटाई है वो डॉप्शन इकाई में मापी जाती है। किसमें? डॉप्शन इकाई में मापी जाती है। देखिए, समताप मंडल में ओजोन की मोटाई डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई ओजोन परत के अणुओं की संख्या है जो 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान और वायुमंडलीय दबाव पर 0.01 ठीक है किलोमीटर मोटी शुद्ध ओजोन की परत बनाने के लिए आवश्यक होती है। पृथ्वी की सतह पर ओजोन परत की जो औसत मोटाई है लगभग 300 डॉप्शन इकाई है। ये भी पूछ सकता है कि ओजोन परत की मोटाई कितनी है? तो इसका हो जाएगा 300 डॉप्शन है। इसके बाद देखिए मैथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली
ठीक है। संयोजित थैली, कौन सी जो झिल्ली है संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है। ठीक है, तो कौन सी भरी होती है, तो लाइजोम, लाइजोजोम। लाइजोजोम की खोज जो है 1955 ईस्वी में, ठीक है, 1955 ईस्वी में C.D. डुबे, ठीक है, ने किया था। इसका मुख्य कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना है। कोशिका की क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर लाइजोसोम्स फट जाता है और मुक्त एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं। इस कारण लाइजोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए होपफुल होगा। तो अगर ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, और सब्सक्राइब इसलिए करके रख दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि आप तक मेरी नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर लगता है कि आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। थैंक यू।